सभी को नमस्कार और जय हिंद। तो कई बच्चे होते ना केवल पढ़ने का फॉर्मेलिटी निभाते हैं, पढ़ते तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कई लड़कों को ऐसा देखा है, अपनी आंखों से देखा है। तो देखिएगा, ऐसे फॉर्मेलिटी निभाइएगा ना तो कुछ नहीं होने जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे फॉर्मेलिटी निभाने से कुछ हम उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा। जिंदगी में आपको कुछ उखाड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आप खुद भी देख सकते हैं। आप उनको क्या जवाब दीजिएगा जो आपसे कहा करते थे कि ये निठल्ला से कुछ नहीं होगा? कम से कम उनके लिए तो सोचिए। आपके जो शुभचिंतक है उनके लिए तो सोचिए। आज आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप खेलते हैं, उनको क्या है? उनको तो एक अच्छा सा लड़का देख करके शादी कर दिया जाएगा, बच जाइएगा आप। फिर उसके उसके बाद आप क्या कीजिएगा? उनको बोलिएगा कि तुम धोखेबाज हो, तुमको हम चाहते थे, यही कीजिएगा। और कर भी क्या सकते हैं, यही ना करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कोसना किसी को बंद कर दीजिए। कई बच्चे होते हैं ना, कहते हैं कि मेरे पास सुविधा नहीं है। बिल्कुल है, सुविधा सभी के पास में है। और नहीं है तो उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। क्या आपको खुद ब खुद मिल जाएगा? थोड़े नहीं। आप तो कम से कम उन लोगों का देखिए कि जिनके पास तो पैर और गोड़ भी सही सलामत, पैर हाथ भी सही सलामत नहीं है। कम से कम आपके पास तो वो है ना। लड़िए, छीनिए, कोशिश कीजिए। मिल गया तब पर भी ठीक है, नहीं तो कोई और रास्ता है ना। जीने का तरीका तो पता चल जाएगा ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि केवल आप ही को दुख है, दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं है। आप खुद भी उठा करके देख लीजिएगा, हर व्यक्ति का अपना अपना दुख है। अगर अभी आपके पास पैसे का दुख है तो कल किसी और को कोई बीमारी है, तो कल किसी का बेटा भाग गया, कल किसी की बेटी भाग गई है। तरह तरह के बीमारियां हैं लोगों के पास। तरह तरह के लोग परेशान हैं इस पृथ्वी पर से। हर कोई व्यक्ति परेशान है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि कोई परेशान नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। तो हाँ, आगे देखते हैं। हमने कल का क्या देखा था? कल देखा था क्या कि ये जो शिवाजी जो थे, ये शिवाजी के जो अष्टप्रधान जो था, ये अष्टप्रधान को हमने पूरी तरह से पढ़ चुका था। जिसमें से हमें क्या पढ़ना था? दो तीन को हमें क्या करना था कि याद करके रखना था, क्योंकि सभी चीज को याद रखना नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ये सर ए नौबत। तो सर ए नौबत क्या था? ये क्या था? सेनापति था। ठीक है। और एक और कौन था? सुमंत या दावीर था। ये सुमंत या दावीर क्या था? ये विदेश मंत्रालय का विभाग था, यानी विदेश मंत्रालय के सारे काम हम देखते थे। और एक कौन था? बाकिया नवीस। ठीक है। ये बाकिया नवीस क्या था? तो ये बाकिया नवीस जो हम बताते थे कि ये राजा के दैनिक कार्य देखते थे, यानी प्रतिदिन के कार्य देखते थे। आज राजा जी क्या करेंगे, कल क्या करना है, परसों किसके साथ मीटिंग है, नहीं है, ये सब क्या देखता था? ये बाकिया नवीस। यानी जस्ट लाइक आज के जो गृह मंत्री यही है, जिनको आप मोटा भाई बोलते हैं ना, ये वही जिनके पास में आप मोटा भाई का पद है ना। देखिए, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा कई बार देखा है, हमने सुना है, अथी पे न्यूज वगैरह पे देखा है। तो ये जो आज गृह मंत्री का पद है, उसी को क्या बोलते थे? ये बाकिया नवीस बोलते थे। ठीक है। तो ये कम से कम ना तीन चीज आपको याद रखना पड़ना है। और एक क्या है? मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। कम से कम ये चार चीज ना आपको याद रखने पड़ेंगे, और बाकी तो वो तो ऐसा ही आसान है, वो तो याद रहेगा। अब हम आपको एक चीज और बताते क्या चलते हैं कि जैसे में ये जो सब था, ये सब मंत्री है। और ये सब मंत्री का मेन मालिक कौन होता था, यानी प्रधान कौन होता था? तो ये प्रधान होता था, किसको बोलते हैं? जिसको बोलते हैं पेशवा। तो इसका पेशवा पहला कौन था, ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला है तो पहला पूछे ही जाएंगे। तो इसका जो पहला पेशवा था ना, त्रयंबक पिंगले था। त्रयंबक क्या था? पिंगले। तो कम से कम ये वाले चीज आपको याद रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रयंबक पिंगले। तो त्रयंबक पिंगले कौन थे? ये शिवाजी का प्रथम पेशवा थे, प्रथम पेशवा। और इसके बाद से जो सुचारू रूप से जो चलेगा, साहू जी के बाद पेशवा का पद जो प्रधान हो जाता है, वो हम आगे बताएंगे। अभी उतनी प्रधान पेशवा अभी नहीं है जितना प्रधान साहू जी के समय में हो जाएगा। अभी कौन प्रधान है? मेन मालिक की तरह अभी कौन निभा रहे हैं, क्योंकि अभी जो राजा है वो राजा ही मेन मालिक है, यानी शिवाजी अभी मेन मालिक निभा रहे हैं। अब ये अपनी ना सेना को ना काफी अनुशासन में रखते हैं, जिसमें अनुशासन में रहना काफी ज्यादा जरूरी होता है जिंदगी में। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको अनुशासन में चलाइएगा, तभी आप अच्छे ड्राइवर कहलाइएगा। ऐसा नहीं कि केवल स्पीड चढ़ा दिए, ऐसे लहरिया कट मार रहे हैं तो आप अच्छे चालक नहीं कहला सकते। आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको अनुशासन चाहिए, यानी किसी भी एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपको अनुशासन में रहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इनका भी सेना ना काफी अनुशासन में रहता था, रहने वाले, क्योंकि खुद जान रहे हैं कि अनुशासन में नहीं रखेंगे तो सेना क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा।
उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। और इन्होंने क्या किया था कि अपने सेना में स्त्रियां को क्या किया था, यानी वोमेन को सबसे पहले ये बंद करके रखा था कि यानी जो इस स्त्रियां जो थी ना, ये स्त्रियां को बिल्कुल नहीं रखते थे सेना में। जो एक जगह से दूसरे जगह सेना जाना है वहां पे स्त्रियां को बिल्कुल ये नहीं रखा करते थे। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और इनके बाद ये सेना दक्षिण में क्या थे, ये दक्षिण में इनकी सेना काफी मजबूत स्थिति में हो चुकी थी, आ चुकी थी। और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति यहाँ जो बगल वाले है, ये जो बीजापुर, ठीक है, ये बीजापुर पर क्या करते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ 4 लाख की आय हो रही थी, क्योंकि जो हुआ था, वादा हुआ था 4 लाख की आय, वो 4 लाख की तो मिल रही थी, लेकिन ये बीजापुर पर आक्रमण करने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर उसी के बाद में क्या होती है, संधियां स्टार्ट हो जाती है। और संधियां होने के बाद में अब क्या करते हैं कि दोनों व्यक्ति हिया के और हिया के जो है वो कहते हैं कि हम अगर बगल वाले क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे ना, तो उनसे जो पूंजी मिलेगा वो दोनों क्या करेंगे, बांट लेंगे। और यही पूंजी जो मिलती है, इससे अपनी सेना को काफी सुदृढ़ बना लेते हैं, यानी काफी मजबूत स्थिति में ले आन करके चले आते हैं। अब ये क्या था, अब ये स्वतंत्र शासक बन बैठे हैं। कौन? शिवाजी स्वतंत्र शासक बैठे हुए, किसी के ये अधीन में अब बिल्कुल नहीं है। इनके पास में एक मजबूत सेना हो चुकी है, लगभग 24,000 से 25,000 इनके पास में घुड़सवार है, ठीक है, यानी इतनी लगभग अच्छी खासी सेना इनके पास में हो चुकी है। अब क्या होता है कि अचानक 1680 ईस्वी की बात है। 1680 ईस्वी में क्या होता है कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी तो इनके गद्दी को संभालने वाला तो कोई चाहिए ना, तो बोले कि हाँ बिल्कुल चाहिए। तो 1680 ईस्वी के बाद क्या होता है कि इनका बेटा जो भाग करके साथ में आया था, उस बेटा का नाम क्या था, संभाजी। अब ये संभाजी जो है, ये संभाजी क्या करते हैं कि 1680 ईस्वी में ये गद्दी को संभालते हैं। 1680 ईस्वी में क्या करते हैं, ये मराठा की गद्दी पर बैठते हैं। तो क्या मुगलों से संघर्ष जारी नहीं रहेगा? तो जी हाँ, मुगलों से संघर्ष आज भी जारी था, क्योंकि शिवाजी जो थे, ये शिवाजी मुगलों से संघर्ष हमेशा करते ही रहे। और क्योंकि उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, तो दिल्ली की गद्दी पर यहाँ पे औरंगजेब बैठा हुआ था। और औरंगजेब से और शिवाजी से हमेशा क्या होते रही, लड़ाइयां स्टार्ट ही रही थी। लेकिन ये लड़ाइयां में नहीं मारे गए थे शिवाजी, अचानक किसी दूसरे कारणवश से क्या हो गया था, शिवाजी की मृत्यु हो चुका था। फिर उसके बाद में क्या था, इनका बेटा कौन था, संभाजी। ये संभाजी औरंगजेब से लोहा लेता रहा। और क्या था कि 1689 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब वहां मराठा पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद संभाजी को क्या कर देता है, जान मार देता है, यानी मृत्यु कर देता है, मृत्यु हो जाता है संभाजी का। और संभाजी का मृत्यु हो जाता है तो इनका बेटा कौन है, साहू जी। अब ये साहू जी को क्या कर लेता है, कैद करके लेके चल जाता है, कहां, अपने क्षेत्र में। यानी देखिएगा 1689 ईस्वी में किसको मार दिया, संभाजी को, यानी किनको, शिवाजी के जो बेटा था संभाजी, उसको क्या कर चुका है, मार चुका है। कौन, औरंगजेब मार दिया है। इनका बेटा कौन है, साहू जी। और ये साहू जी को क्या कर चुका है, ये साहू जी को ये औरंगजेब अपने कैद में ले करके चला गया है। यहाँ तक तो कोई बोलिएगा कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कि कोनो दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, तो बोलिए कि हाँ आगे बढ़े। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए, अब ये साहू जी को औरंगजेब कहाँ करता है, लेकर के चला जाता है। जब लेकर के चला जाएगा तो अब देखिएगा संभाजी भी नहीं है और साहू जी भी यहाँ पे नहीं है, तो क्या अब गद्दी को कौन संभालेंगे, गद्दी को संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो बोले कि हाँ बिल्कुल चाहिए। तो इनका सौतेला भाई था संभाजी का, उस सौतेला भाई का नाम था राजा राम। उस सौतेला भाई का नाम क्या था, राजा राम, ठीक है। तो ये राजा राम जो है, ये राजा राम 1689 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक ये भी जो क्या करते हैं, क्या ये मुगलों से प्रतिबद्धता लेते हैं, यानी मुगलों से लड़ाई जारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डर जाते हैं। कब, देखिए संभाजी के बाद कौन मुगलों से प्रतिबद्धता जारी रखे हुए हैं, यानी लड़ाइयां जारी रखे हुए हैं, यही राजा राम। और राजा राम की भी क्या होती है, 1700 ईस्वी में क्या होता है, ये औरंगजेब से लड़ाई करने, यानी मुगल से लड़ाई करने के दौरान क्या होती है कि 1700 ईस्वी में ये भी व्यक्ति मारे जाते हैं। अब एक बार फिर से क्या होती है कि इनके पास तो अब राजपाट करने वाला कोई बचा हुआ बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो 1700 ईस्वी में फिर क्या होता है कि इनकी एक पत्नी है, कौन है, ताराबाई। अब ताराबाई का एक छोटा सा बेटा है, मात्र 4 वर्ष का बेटा है। कितने वर्ष का बेटा है, 4 वर्ष का है। उनका नाम क्या है, शिवाजी द्वितीय।
ठीक है, शिवाजी द्वितीय। तो अब खुद देखिएगा ये कौन बनते हैं, यही फिर क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। कौन बनते हैं, यानी राजा राम के मृत्यु के बाद में राजा कौन बन रहा है, ये शिवाजी द्वितीय बन रहे हैं। तो क्या ये राजपाट करेंगे? अब खुद बोलिए कि 4 वर्ष का लड़का क्या राजपाट करेगा? तो नहीं, कहिएगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाम है, ये राजपाट नहीं करेंगे। तो मेन हाथ किसके हाथ में आ गया, तो मेन मालिकाना हाथ किसके, इसकी माँ कौन है, ताराबाई। तो ताराबाई के हाथ में क्या हो जाता है, ये 1700 लेकर के 1708 ईस्वी तक इसके हाथ में रहता है। अब देखिएगा, अब यहाँ से कहानियां में ट्विस्ट आएगा। तो जब कहानियां में ट्विस्ट आए उससे पहले हम थोड़ी सी इसे मिटा देते हैं और आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो बोलिए कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ संघर्ष का युद्ध चलता है, जो हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि सीरीज से अगर देखते जाइएगा तो काफी ज्यादा आपको फायदा करेंगे। हिस्ट्री आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या होती है, संघर्ष का युद्ध होता है, ठीक है, जिसमें 2 गो युद्ध होता है। ठीक है, एगो जजायु का युद्ध होता है, एक ठो बीजापुर का युद्ध होता है, वो हमने सब बताया था, जिसमें दोनों में किसकी विजय होती है, यही बहादुर शाह की विजय होती है। ये बहादुर शाह क्या होता है, अब मुगल की गद्दी पर बैठता है, यानी औरंगजेब के बाद अब गद्दी पर कौन बैठा है, यही बहादुर शाह बैठा हुआ है। अब ये कब से कब तक बैठता है, तो 1700 लेकर के 7 से लेकर के 1712 ईस्वी तक बैठता है। और इनके दरबार में अभी कौन बंद है, तो यही साहू जी। अब ये साहू जी को क्या कर देता है, ये बहादुर शाह रिहा कर देता है कि ठीक है तुम अपने क्षेत्र में जाओ। यानी कितने साल के बाद छोड़ा है, देखिए 89 में कैप्चर किया था, तो 11 साल उधर और इधर कितना, 7 साल, यानी 18 साल, यानी लगभग 18 साल मुगल की सेना, मुगल में क्या होते हैं, मुगल के साम्राज्य में ये साहू जी रहते हैं और कैद रहते हैं। अब जब आते हैं ये व्यक्ति, आते हैं छूट करके, तो जब छूट करके आते हैं तो इनके राजपाट कौन संभाल रहे थे, तो आप खुद देखिएगा, देखिएगा यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जा रही है, तो बोलिए कि औरंगजेब का मृत्यु हो जा रहा है। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, देखिएगा। अब ये क्या था कि ये राजा राम की मृत्यु कब हो जाती है, 1700 ईस्वी में ये व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। फिर इसके बाद इनकी पत्नी कौन है, ताराबाई। ठीक है, ये ताराबाई कब बनती है, 1700 में क्या हो जाती है, फिर बन जाती है। इनका बेटा बना था, जैसे में राजा क्या था इनका, शिवाजी द्वितीय था। तो क्या शिवाजी द्वितीय शासन करेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ष का है, तो ये क्या शासन करेंगे, यानी मेन मालिकाना हक किसके हाथ में था, तो ताराबाई के हाथ में था। तो आप खुद देखिएगा कि 1700 ईस्वी में बन जाती है, और ये औरंगजेब का मृत्यु कब हो जा रहा है, तो 1707 ईस्वी में। तो देखिएगा यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि जिस समय औरंगजेब का मृत्यु हुआ था तो उस समय मराठा का प्रमुख कौन था। तो मराठा का प्रमुख कौन है, अभी खुद देखिएगा, किसके हाथ में अभी मराठा का प्रमुख है, ताराबाई के हाथ में है। और ये कब तक रहते हैं, तो 1708 ईस्वी तक इसके हाथ में रहता है प्रमुखता। और ये जो अपना क्षेत्र बना करके रखता है, यानी प्रमुख क्षेत्र, ये प्रमुख क्षेत्र को बना करके कहाँ के रखता है, कोल्हापुर। आज भी कोल्हापुर का नाम काफी ज्यादा विख्यात है, कोल्हापुर एक जिला है। ठीक है, अब क्या होती है कि जैसे ही साहू जी छूटते हैं, तो साहू जी छूटते हैं तो अब ये इनकी क्या हो गई, ये इनकी अब क्या हो गई, ये चाची हो गई ना। क्योंकि देखिएगा ये क्या है, ये दोनों क्या थे, सौतेला भाई थे। और ये जब सौतेला भाई थे और इनकी पत्नी हो गई ताराबाई, खुद देखिएगा ये बेटा है, तो इनकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। और जब पत्नी हो गई तो अब ये इनकी क्या लगे, चाची, चाची लगे ना, आंटी लगे। अब ये देखे कि आंटी जो है, आंटी अपना राजपाट संभाले हुए है, तो अब आंटी से ये क्या सोच रहे थे कि हम अपने राजपाट को क्या कर लेते हैं, लेते हैं। देखिएगा इनको छोड़ा भी गया था, प्लानिंग के तहत में छोड़ा गया था। इसलिए छोड़ा गया था कि अगर हम साहू जी को छोड़ देते हैं, ये मुगल साम्राज्य सोचा कि अगर हम साहू जी को छोड़ देते हैं तो ये अपने क्षेत्र में जाएगा और वो अपनों में क्या करेगा, ये साम्राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करेगा और इनकी स्थितियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और उसी चीज का हम क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। लेकिन जस्ट यहाँ उल्टा साबित होता है। अब ये साहू जी आते हैं और साहू जी और ताराबाई के बीच लगभग कितना वर्ष तकला, 5 वर्ष तकला, यानी 4 से 5 वर्ष तकला झगड़ा होते हैं, छोटे मोटे झगड़ा होते हैं। और छोटे मोटे झगड़े के बाद अंततः साहू जी क्या होते हैं कि मराठा का प्रमुख बन जाते हैं। साहू जी क्या होते हैं, मराठा का प्रमुख बन जाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि 1713 ईस्वी में, कब की बात है, 1713 ईस्वी में क्या करते हैं कि बालाजी
विश्वनाथ को क्या करते हैं कि अपना पेशवा क्या करते हैं, विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। तो पूछे कि खुद क्यों कहे नहीं बने, तो खुद इसलिए नहीं बने क्योंकि इनके पास उतना अभी अनुभव नहीं था। तो ये क्या करते हैं कि ये बालाजी विश्वनाथ को क्या करते हैं कि अपना पेशवा नियुक्त करते हैं। अपना पेशवा किसे बनाते हैं, बालाजी विश्वनाथ को। अब बालाजी विश्वनाथ एक काफी अच्छे व्यक्ति था और इनको बनाने का रीजन ये था ना, क्योंकि अपनी स्थितियों को क्या कर सके, मराठा का जो अभी वर्चस्व गिर चुका है वो फिर से क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। जिसमें शिवाजी जो थे, यानी शिवाजी के साम्राज्य कितना फल बढ़ रहा था वो अब इधर नजर बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो ये व्यक्ति अब कौन बन रहे हैं, 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ क्या होते हैं, बन जाते हैं। अब जब बालाजी विश्वनाथ बनते हैं तो ये कई क्षेत्रों को अभी क्या करते हैं कि जीतते हैं। जैसे में ये होता है, ये सब क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जीत जाते हैं। अब हमने क्या बताया था, जैसे में जब पढ़ा रहे थे ना वहां पे उत्तरवर्ती मुगल काल, तो वहां भी बताया था, लेकिन हम फिर यहाँ भी बताएंगे। अब क्या था कि जैसे में हमने बताया था कि ये सैयद बंधु था, ठीक है। ये सैयद बंधु में दो व्यक्ति था, कौन, एक था हुसैन अली खां था और एक था कौन था, अब्दुल्ला खां। दो व्यक्ति था ना, तो बोलिएगा कि हाँ जी बिल्कुल था, दो व्यक्ति तो था। तो ये क्या किए थे कि 1719 ईस्वी में एक संधि किए थे। याद कुछ आ रहा है, अगर पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा। 1719 ईस्वी में दिल्ली की संधि हुई थी। दिल्ली की संधि किसके साथ में हुआ था, यही सैयद बंधु के साथ में हुआ था। सैयद बंधु के साथ में क्या हुआ था कि आप हमको मदद कीजिए, यानी सैयद बंधु को बोला था मदद कीजिए, ठीक है। और इसको क्या कर सकता है, ये फर्रुखसियर को हम गद्दी से क्या कर सके, हटा सके। सैयद बंधु क्या किया था, मदद मांगा था, सैन्य सहायता मांगा था कि आप हमको सैन्य सहायता दीजिए ताकि हम जो फर्रुखसियर जो हमारे गद्दी पर मुगल साम्राज्य पर बैठा हुआ है उसको हम क्या कर सके, हटा सके। और फिर इसी में क्या होता है कि ये दिल्ली में जो समझौता, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और फिर यही क्या करता है कि सैयद बंधु को सहायता प्रदान करता है। और फिर उसके पहले भी क्या करता है कि यहाँ से नीचे में जो क्षेत्र है, यानी जिसमें अब क्या होता है ना कि जैसे ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा इंडिया है, तो नीचे में जैसे में बरार है, फिर बीजापुर है, फिर उसके बाद आसपास में और जो क्षेत्र है ना, वहां से चौथ वसूलने की क्या होती है, चौथ वसूलने की जिम्मेदारी किसे दे दी जाती है, तो यही मराठा साम्राज्य को दे दी जाती है। और सालाना 10 लाख की वार्षिक आय इसे क्या किया जाता है, दे दिया जाता है कि आप हमको चौथ वसूलने की गारंटी दे दीजिए, यानी चौथ जो होगा ना वो हम वसूल लेंगे और आपको सिर्फ 10 लाख रुपया का सालाना देते रहेंगे। इससे क्या हो जाता है कि इससे मराठा की स्थितियां पहले से क्या हो जाती है और अच्छी हो जाती है, क्योंकि अब जो इनकम आ रहे थे वो इनकम इससे प्रत्यक्ष रूप से आना स्टार्ट हो चुका था। अब ताकि ये सेना को आगे क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि ये मुगल से ये भी संधि कर लेते हैं। और संधि करने के बाद में जैसे में आपने ये देखा कि दिल्ली की संधि हो रही है, दिल्ली की संधि में सैन्य सहायता ये दे रहा है। जब सैन्य सहायता दे रहा है तो नीचे वाले जो क्षेत्र है, जब नीचे वाले क्षेत्र है तो कोई भी क्षेत्र उससे क्षेत्र से क्या करते हैं कि ये चौथ वसूलने का काम करते हैं। तो पूछेगा कोई क्षेत्र को याद करना पड़ेगा, नहीं, कितना याद कीजिएगा, बहुत सारे हिस्ट्री है, सब क्षेत्र को बिल्कुल नहीं रटना, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम खुद बोल देंगे। अब फिर क्या होता है कि चौथ वसूलने की गारंटी किसे दी जाती है, अधिकार किसे दे दिया जाता है, यही मराठा को दे दिया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि 10 लाख की वार्षिक आय देना स्टार्ट कर देते हैं मुगल को। अब क्या होती है कि अचानक 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है, तो यही बालाजी विश्वनाथ की अचानक मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा अगर आप चाहते हैं ना तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बालाजी विश्वनाथ कब बन रहे हैं, तो बालाजी विश्वनाथ बन रहे हैं 1713 ईस्वी में बन रहे हैं, ठीक है। कौन बना रहे हैं, तो बना रहे हैं साहू जी बना रहे हैं। तो इन क्या किया था, तो ये सैयद बंधु से क्या किया था, सैयद बंधु से क्या किया था, दिल्ली समझौता हुआ था। तो डेट याद करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद में चौथ वसूलने का अधिकार, चौथ वसूलने का क्या मिल गया था, वसूलने का अधिकार मिल गया था। किन्हें मिला था, तो यही मराठा को मिला था। ये 2-3 काम ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो 2-3 ही काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज्यादा की चीज को दिमाग पे नहीं रखना है। अब क्या होती है कि 1720 ईस्वी में ये जो व्यक्ति हैं, ये बालाजी विश्वनाथ, इनकी क्या हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है। और जब अचानक मृत्यु हो जाती है तो इनका बेटा बनता है कौन, 1720 ईस्वी में ही इनका बेटा कौन है, बाजीराव प्रथम। इनका बेटा कौन है, बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम क्या करता है कि पेशवा बनता है, यानी मराठा का पेशवा अब कौन बन रहा है, बाजीराव प्रथम। ये पिता की जो चली आ रही थी
ये मुगल से क्या करना, समझौता किया था, फिर उसके बाद उसकी कमजोरी को फायदा उठाना, यानी अपने साम्राज्य को क्या करना, बढ़ाने का जो सिलसिला चला रहा था, उस पर ये बाजीराव जो प्रथम जो था ये बिल्कुल खरा उतरा। ये बाप अगर शेर था तो बेटा सवा शेर हो गया। ये क्या किया, ये जो आसपास के जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये जैसे में हैदराबाद है, ये हैदराबाद है, ये मालवा है, ये गुजरात है, ठीक है, ये सभी क्षेत्र पर क्या कर लेता है, नीचे में बरार, ये सभी क्षेत्र पर क्या कर लेता है कि अधिकार कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है। यानी आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उस सभी क्षेत्र पर आक्रमण कर करके अपनी जो क्षेत्र था ये काफी तेजी से यहाँ तक अब बढ़ा लेता है। अभी उड़ीसा इसके अंतर्गत में नहीं आया है। देखिएगा ये काफी क्षेत्र पर इतने बड़े अब साम्राज्य इसको हो चुके हैं। यानी अब बात करते हैं यहाँ पे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका क्षेत्र अब कहाँ तक आ चुका है, तो ये गुजरात वगैरह अब यहाँ तक इसका क्षेत्र क्या हो चुका है, आ चुका है। ये किसके समय में, तो ये बाजीराव प्रथम के समय में। ये बाजीराव प्रथम के समय में ये यहाँ तक पंजाब का कुछ हिस्सा, ज्यादा पूरा हिस्सा नहीं, इधर हिस्सा, यही सब हिस्सा अब किसके क्षेत्र में आ चुका है। तो देखिएगा अब छोटे से क्षेत्र से कहाँ तक ये व्यक्ति, ये मराठा बढ़ चुका है, कहां से कहां तक ये मराठा बढ़ चुका है। और नीचे का ये थोड़ा सा और क्षेत्र वाला ये कितना कर लेता है, ले लेता है, ये बाजीराव प्रथम के समय में। अब इतने बड़े क्षेत्र को जब जीत चुका है, इतने बड़े क्षेत्र को, तो क्या इसे बोला जा सकता है कि ये लड़ाकू पेशवा था। तो लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो लड़ाकू पेशवा के नाम से यही बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। ऐसे ना आप कहानियां के थ्रू याद कर लिए ना तो आपको ज्यादा दिन तक रहेंगे, और आप ऐसे ना रटते थे तो क्या वो कितना दिन तक चलेगा, खुद सोच सकते हैं। तो लड़ाकू पेशवा के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही लड़ाकू पेशवा के नाम से यही जाना जाता है, बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। अब फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये मराठा का द्वितीय संस्थापक बोलते हैं। मराठा का द्वितीय संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है, तो द्वितीय संस्थापक के नाम से यही बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होती है कि 1740 ईस्वी में ये व्यक्ति की फिर से अचानक मृत्यु हो जाती है। जैसे ही क्या होता ना है कि ये साम्राज्य बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर उसके बाद इनकी अचानक क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। इनके पिताजी की भी मृत्यु अचानक ही हो गया था, फिर इनका भी मृत्यु क्या हो जाता है, अचानक हो जाता है 1740 ईस्वी में। तो फिर इन्हीं के बाद इनका बेटा कौन बनता है, तो इन्हीं के बाद इनका बेटा बनता है बालाजी बाजीराव। अब ये बालाजी बाजीराव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने पिता के साम्राज्य की जो बढ़ाने की नीति थी उस पे क्या करते हैं, ये जारी रखते हैं। ये व्यक्ति यहाँ तक जो क्षेत्र को क्या कर चुके थे, जीते हुए थे। तो ये व्यक्ति जब जीते हुए थे तो सबसे पहले ये व्यक्ति क्या करते हैं कि ये बालाजी विश्वनाथ जैसे में क्या होता ना है कि जो आसपास के और भी छोटे छोटे क्षेत्र थे ना, उस क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। छोटे छोटे क्षेत्र जो आप बचे हुए थे उस क्षेत्र को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। अब उसके बाद में 1749 ईस्वी में क्या होती है कि 1749 ईस्वी में ये जो साहू जी जो बैठे हुए थे, ये साहू जी ने पेशवा बनाए थे। अब ये साहू जी जो राजा थे वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी साहू जी की मृत्यु कब हो गई, तो 1749 ईस्वी में ये साहू जी दुनिया को छोड़ करके चल दिए। तो अब खुद सोच करके देखिए कि अब राजा जो बनाया था पेशवा वो ही खुद नहीं है, तो अब मेन प्रमुख के रूप में कौन उभर करके सामने आ रहा है, तो अब मेन प्रमुख के रूप में उभर के सामने आ रहा है यही कौन, बालाजी बाजीराव। यानी पेशवा का पद अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब तो पेशवा बनाने वाला तो बचा ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पद जो हो गया तब कौन है, पेशवा पद हो गया। अब क्या होती है कि 1700 जैसे ही में 1749 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु होती है, तो 1750 ईस्वी में क्या होती है कि संगौल की संधि होती है। तो जैसे में संगौल की संधि होती है तो जो कि मराठा का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, सतारा। मराठा का जो प्रमुख केंद्र था ना, यानी राजधानियां जिसको बोल सकते हैं, मराठा का केंद्र एक क्या होता ना कि जिसमें शिवाजी जो थे ना, ये शिवाजी की अगर पूछ दिया जाए तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी था कहाँ, रायगढ़, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, शिवाजी की राजधानी पूछेगा तो रायगढ़। और इस समय जो मराठा जो था ये इस समय कहाँ का इसका प्रमुख केंद्र बना हुआ था, यानी मेन केंद्र जो की बात कर रहे हैं, तो ये मेन केंद्र कहाँ था, ये सतारा था। अब ये सतारा से क्या होता है कि अपने मेन केंद्र को सतारा से कहाँ स्थानांतरित कर लेते हैं, पूना कर लेते हैं, किसके तहत, ये संगौल की संधि के तहत। और जो मराठा परिसंघ है ना, वो मराठा परिसंघ को क्या कर देते हैं,
कई चरणों में बांट देते हैं। जैसे में आज का, जैसे में क्या होता ना है कि आज का ये केंद्र सरकार और बाकी जो होते ना है स्टेट सरकार, यानी स्टेट लेवल का, यानी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको इजीली तरीके से समझ में आए, चाहे नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, यहीं पे लिख देते हैं। अब क्या था ना कि ये मराठा परिसंघ क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, यानी बांट दिए जाते हैं। तो जो पेशवा जो बैठते हैं ना, ये पेशवा अभी प्रमुख है, मेन है। तो ये पेशवा कहाँ बैठता है, तो ये पेशवा बैठता है पुणे में। और एक है इंदौर, तो इंदौर के जो जो परिसंघ में बांटा गया उसे क्या बोला गया था, होलकर। ये आगे काम देगा, आप पढ़े होंगे कि होलकर लोग ना क्या करते थे, तो फिर उसके बाद में ग्वालियर के जो लोग थे उसे बोलते थे सिंधिया। ये सब आज भी आप नाम आपको सुनने को मिलता होगा, ठीक है। अब एक है कहाँ, ग्वालियर, तो ये ग्वालियर के कौन थे, तो यही सिंधिया थे। ये ग्वालियर के कौन है, सिंधिया है। और एक है बड़ौदा, ये बड़ौदा कहाँ पड़ रहा है, ये गुजरात में पड़ता है, गायकवाड़। ये सब प्रमुख थे। जैसे में अब पेशवा कहाँ का, जो पेशवा प्रमुख है कहाँ का प्रमुख है, पूना का। और ये जो है ना, तो इस तरफ लिख देते हैं, उल्टा लिख दिए हैं। तो ये पूना का प्रमुख कौन है, पेशवा। और सभी का मालिक कौन है, तो ये सभी का मालिक जो है ना, ये सभी का मालिक है कौन, यही पूना का पेशवा। यानी सभी का मेन प्रधान कौन है, जस्ट लाइक ये केंद्र सरकार के जैसा है और ये सभी स्टेट लेवल के जैसा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिएगा इंदौर में कौन है, ये होलकर। फिर उसके बाद ग्वालियर के कौन है, सिंधिया। और बड़ौदा के कौन है, ये गायकवाड़। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोले कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। यानी मराठा संघ का क्या हो जाता है, यहाँ से विभाजन हो जाता है। विभाजन में कहाँ कहाँ हो गया, इंदौर, जैसे में याद नहीं होगा तो हम बिल्कुल बता देते हैं। और एक और कहाँ है, नागपुर का भोसले। नागपुर का कौन है, भोसले। तो देखिएगा याद हो जाएगा, हम याद करवाते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे में ही आपको नाग देखते हैं तो अब भागने के बारे में सोचते हैं क्या, कोई डर के भागने के बारे में सोचता है ना, तो नागपुर से कहाँ हो जाएगा, भोसले। जैसे में ही आपको नागपुर याद आएगा तो अच्छा भागना है, तो क्या हो जाएगा, नागपुर का भोसले। अब देखिए ये बड़ौदा है, बड़ौदा के कहाँ है, गायकवाड़। जब कोई गाना गाता है तो आपको आप कहते हैं कि बड़का गायक बनने चले ले है, ऐसे बोलते हैं ना आप अपनी भाषा में। कोई गाना गाता है तो आप बोलते हैं ना कि बड़का गायक बने ले है, तो गायकवाड़ का क्या हो गया, बड़ौदा। अब देखिए ग्वालियर का कैसे याद होता है, ग्वालियर का, ग्वालियर यानी दूध वाले को हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, ग्वाले वाले की बात बोल रहे हैं, ग्वाला वाला यानी दूध वाले को बोल रहे हैं। तो दूध कौन देती है, जो जिसके पास सिंग होता है, यानी गाय भैंस देती है। तो उसी तरह से हमने रिलेट करके रखा है क्या, सिंधिया को। देखिएगा इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड। अगर आप इस तरीके से याद करके रखिएगा ना तो आपको लंबे समय तक याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए कंफ्यूज भी कर गए ना तो आपको वहां पे क्लिक कर जाएगा, अच्छा ऐसा ऐसा था, आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगर आप रटते हैं तो डेफिनेटली है कि एग्जाम में आप भूल जाइएगा। तो निमोनिक मेथड से आप थोड़ा सा, आपको राहत भलुक देरी लगते होंगे लेकिन ज्यादा दिन तक चलते होंगे। और पूना का तो आपको ऐसे ही याद है कि पूना का क्या है, पेशवा। अब ये इंदौर, तो दौड़ते कब हैं, जहां पे आपको कोई होल रहेगा, होल मतलब कि छेद रहेगा तभी ना दौड़ते हैं, नहीं छेद रहेगा तो कैसे दौड़ेंगे, ठीक है। तो इंदौर का कहाँ हो जाएगा, होलकर। यानी इंदौर वाले का कहाँ था, होलकर। अब ये क्या था कि संगौल की संधि हुई थी, उसके तहत मराठा परिसंघ को क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होती है कि जैसे ही, अब इसको हम थोड़ा सा एक बार और मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको हम बता सके। अब क्या होती है ना, ये देखिएगा, अब ये 1749 ईस्वी में किनकी मृत्यु हो चुकी है, साहू जी की। 1750 ईस्वी में क्या हो चुका है, तो संगौल का संधि हुआ है, जिसमें क्या होता है, मराठा परिसंघ को 4 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है, जिसमें मेन पेशवा प्रमुख, अभी पूना का भी सबसे ज्यादा प्रमुख है। अब प्रमुख है तो फिर उसके बाद क्या होती है, ये हमने बताया था कि 1757 ईस्वी में, यानी 1757 ईस्वी में क्या होता है कि जैसे में हमने एक बात बताया था ना कि 1739 ईस्वी में इसका नादिर शाह का आक्रमण होता है। ये नादिर शाह का आक्रमण होता है कहां पर, यही दिल्ली पर, यही दिल्ली पर। फिर उसके बाद में क्या होता है, अहमद शाह का आक्रमण होता है। ये अहमद शाह कब बनता है, तो ये अहमद शाह बनता है 1748 से लेकर के 54 ईस्वी में बनता है। तो इसी के टाइम में क्या होता है, अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है, आक्रमण होता है। और ये पंजाब का क्षेत्र अहमद शाह अब्दाली किसके अधीन में छोड़ देता है, तो नाजिब उस दौला के हाथ में छोड़ देता है, नाजिब उस दौला।
अब ये नाजिब उस दौला किसका क्या था, इसका प्रमुख बना देता है पंजाब का, ठीक है। और पंजाब ये प्रमुख बनाने के बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति चला जाता है, यानी अहमद शाह अब्दाली क्या होता है, चला जाता है। और चला जाता है तो अब यही कौन है, अभी प्रमुख कौन बना हुआ है, जब 1757 ईस्वी देख रहे हैं ना, 1757 ईस्वी। अब ये 1757 ईस्वी में ये व्यक्ति कहाँ जाता है, पंजाब जाता है। ये व्यक्ति दिल्ली के होते हुए कहाँ चला जाता है, पंजाब चला जाता है। और ये पंजाब जाता है, और पंजाब जाते 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 क्या करता है कि यहाँ पे अभी कौन बैठा हुआ है, नाजिब उस दौला। ये नाजिब उस दौला क्या हुआ है, बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या करता है कि उसे भगा देता है, चल निकल तू हमारा क्षेत्र से निकल, पंजाब से निकल। यानी इसे क्या करता है, नाजिब उस दौला को क्या कर देता है, भगा देता है। और जब भगा देगा तो ये किसका आदमी था, तो ये अहमद शाह अब्दाली का आदमी था। यानी अहमद शाह अब्दाली का क्या था, आदमी था। तो एक तरह से अहमद शाह अब्दाली को भगा दिया। तो अहमद शाह अब्दाली को भगा दिया तो इस बात से क्या हो जाता है कि अहमद शाह अब्दाली खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। और वही क्या होती है कि 1761 ईस्वी में तीनों की सेना मिलती है, अहमद शाह अब्दाली की सेना, और फिर उसके बाद किसकी सेना, एक तरफ से मराठा की सेना, जिसमें पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे। आखिर यहाँ तक इसलिए छोड़ रहे हैं ना, ताकि आपको घौच पौच बिल्कुल ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में पूरी तरह से आएगा, आपको हिस्ट्री पूरी तरह से पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोगों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।